हेलो बास्टर ड्रीमर्स। आज तारीख है 26 फरवरी 2021। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम कार्टून का मीन समझ लेते हैं। कार्टून में बात किस बात पर की जा रही है। देखिए, जो कोविड का जो पहला वाला फेज़ था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, उसने सब कुछ बंद करके रख दिया था। राइट नाउ क्या हो रहा है कि वैक्सीन्स ने क्या किया है, इनकी विदाई कर दी। अब राइट नाउ जो कोविड का जो सेकेंड फेज़ आ रहा है वो उतना ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होगा, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कोविड का पहला वाला फेज़ था। जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट कि आज के डेट में हमारे पास कि मतलब लोअर लेवल पर ही सही मीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना सही 70% या 80% ही इफेक्टिव है, बट स्टिल आज के डेट पे हमारे पास क्या है कि वैक्सीन है। राइट, दैट्स वाई कोविड का जो सेकेंड वाला फेज़ है वो इनकी विदाई को देख करके वो भागता हुआ दिखाया जा रहा है। इस पूरे कार्टून में यही दिखाया गया है। ऑलराइट, अब हम अपने पहले वाले आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। पहला वाला आर्टिकल में विशेष कोई फैक्ट नहीं है, बस करंट सिनेरियो में क्या है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है कि वेरियस स्टेट हैं वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं और एक सिंगल पार्टी क्या कर रही है कि वहाँ पर डोमिनेंस कर जा रही है। वहाँ पर एक सिंगल पार्टी क्या कर रही है कि रूल कर रही है। बेसिकली पार्टी मतलब जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें वही जीत रही है। ठीक है, तो इस विन विन के केस में राइटर कहते हैं कि देखिए, जो पॉलिटिक्स का जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट था कह रहे वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब पॉलिटिक्स का हेल्दी इन्वायरमेंट क्या होता है, कह रहे बाई हुक और बाई क्रुक करके आ रहे हैं कि कुछ पार्टीज़ हैं जो लेफ़्ट को वो करती हैं, मतलब फॉलो करती हैं, लेफ्टिस्ट होती हैं, कुछ राइटिस्ट होती हैं, कुछ नेशनलिस्ट होती हैं। तो अब जो लेफ्टिस्ट हैं और जो राइटिस्ट हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो करते क्या है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब एक पार्टी की अगर सरकार बनती जा रही है तो जितने भी अदर पार्टीज़ के आइडियोलॉजीज़ के लोग हैं कह रहे वो कर क्या रहे हैं इस समय कि उस सिंगल पार्टी की तरफ मूव किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वोटर किसी को वोट देता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देता है, वो उसकी एक अपना खुद का थॉट होता है, अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी होती है। उसी आइडियोलॉजी वाले पर्सन को उसने वोट दे दिया। अब वो पर्सन जा करके क्या करता है कि दूसरी वाली आइडियोलॉजी के साथ जुड़ गया। ठीक, तो इस पूरे आर्टिकल में इस पॉलिटिकल सिस्टम पर क्या कमेंट किया तंज कसा जा रहा है। कह रहा है कि लोग अपने प्रॉफिट के लिए कह रहे हैं कि कुछ भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कह रहे हैं कि वो अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, करंट के पॉलिटिकल सिस्टम में ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। इसमें विशेष कोई फैक्ट नहीं था जो आप प्रीलिम्स में या फिर इवन आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे। बस एक डायमेंशन था कि करंट का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या हो रहा है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही है। ऑलराइट, अभी हमारे पास जो सेकेंड वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ है। अब देखिए, पांडुचेरी का केस बड़ा क्या हो रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। राइट, अब उस केस को लेकर के उसके जैसे अदर स्टेट में भी सेम गेम हुआ था कि होता क्या है कि जो सिटिंग एमएलए होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि रिज़ाइन दे देते हैं। अब उनके रिज़ाइन देने से क्या होता है कि आप जो डर्थ वहाँ पर पोज करना चाहते हो, जो आप मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हो गवर्नमेंट के रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कह रहे वो आप उसका जो नंबर होता है कह रहे वो कम हो जाता है। राइट, क्योंकि आपको अगर मेजॉरिटी प्रूफ करनी है या फिर उनके अगेंस्ट में मतलब एंटी ट्रस्ट अगर आपको प्रस्ताव लाना है तो उसके लिए क्या होता है कि जो नंबर चाहिए होता है, नंबर की गणित को बिगाड़ने के लिए कुछ एमएलए को आप बोल दो कि आप इस्तीफा दे दो। ठीक है, उन्होंने जैसे इस्तीफा दे दिया तो जिसके पास कम मेंबर थे और वो सरकार नहीं बना पाया था, राइट नाउ क्या होगा कि अभी वो मेजॉरिटी में आने लग जाएगा। ठीक है, सपोज करो एज एग्जांपल कि सपोज कि एक कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें 100 सीट है। ठीक है, एक पार्टी को मिल गया 60, एक को मिला 40। अब हुआ क्या कि जिसको 40 मिला है उसने किया क्या कि बोल दिया कि चलो भाई 20 से इस्तीफा दिलवा दो। ठीक है, अब 20 से इस्तीफा जो रूलिंग पार्टी वाली है अगर उसने दिलवा दिया या 25 से दिलवा दिया, अब वो डर्थ में चली गई। राइट, जो 60 की पोजीशन पर प्ले कर रही थी, राइट नाउ क्या होगी वो 35-40 पर प्ले करने लग जाएगी और वो 40 वाले को क्या मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा गवर्नमेंट को फॉर्म करने का। तो इसी तरह का क्या हो रहा है कि गेम प्ले किया जा रहा। अब एंटी डिफेक्शन लॉ किस लिए बनाया गया था, ताकि स्टेबिलिटी आ सके। अमेरिका में क्या है कि इवन वहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है।
राइट। अब वहाँ पर स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी पे ऊपर रखा गया था, जबकि इंडिया में क्या हुआ था कि स्टेबिलिटी को पे करके हमने क्या किया था कि अकाउंटेबिलिटी पर फोकस किया था कि पर्सन अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि अब वो पर्सन अकाउंटेबल नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ करता क्या है कि एक मेंबर को पार्टी का एजेंट बना के रख देता है, ना कि उस कंस्टिट्यूएंट्स का क्या होता है कि जो लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वैसे कि एमएलए होता कौन है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसे तो अपने अपने थॉट्स को वहाँ पर प्रेजेंट करना चाहिए हाउस में। लेकिन होता क्या है कि अब वो इस फियर से कि उसकी मेंबरशिप भी चली जाएगी, वो क्या करता है कि पार्टी के गाइडलाइन पर काम करता जाता है। मतलब वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है, राइट। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या करता है कि एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, डेमोक्रेसी को क्या करता है, ड्विंडल कर रहा होता है। ऑलराइट। अब एंटी डिफेक्शन लॉ में एक और बात मेंशन है कि भाई अगर आप पार्टी के अगेंस्ट में अगर आप जाते हो तो तभी आपकी क्या होगी, मेंबरशिप क्या होगी कि वहां पर खत्म होगी, यही होगा। या फिर पार्टी की गाइडलाइन पर आपने काम नहीं किया तब ऐसा होगा। लेकिन अगर आप केवल इस्तीफा दे देते हो और जिसे डिसाइड करना है आपके अगेंस्ट में ये इस लॉ को एप्लीकेबल करने का, वही आपको थोड़ा सा लिवरेज देती जाती है, थोड़ा सा टाइम देती जाती है, ठीक है। और आपके अगेंस्ट में अगर उस लॉ को इम्प्लीमेंट भी किया गया तो आप मिनिस्टर नहीं बन सकते हो। लेकिन जरा सोचो कि अगर 3 महीने या 6 महीने तक आपके ऊपर कोई डिसीजन लिया ही नहीं जाए, सरकार गिरा दी गई, लेकिन उन मेंबर्स के अगेंस्ट में क्या हो रहा है कि कोई एक्शन लिया ही नहीं गया, 6 महीने तक कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको हाउस का जो प्रेसिडेंट होगा उसे डिसीजन लेना होगा उस मेंबर के रिगार्डिंग। बट स्टिल क्या हो रहा है कि अब उस 3 महीने के बाद भी उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसे केसेस हमें देखने को मिले। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो रही है ना, वो एक डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर से कह रहे हैं वो स्टेबिलिटी जिसके रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था, कह रहे हैं कि वो अभी एप्लीकेबल दिख नहीं रहा, ठीक है। उसमें लूप होल्स उन्होंने सर्च किया, अब ये पैटर्न ढूंढ लिया है, अब हमें एक नए लॉ की आवश्यकता है, इस लूप होल को हमें फिल करने की आवश्यकता है, राइट। इस पूरे आर्टिकल में राइट एंटी डिफेक्शन लॉ को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं और अगेन इस लूप होल को सर्च करते हुए कि ऐसे केसेस में क्या होता है कि उस मेंबर के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता, और अब 3 महीने का गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो उसे भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, राइट। तो ये वाला आर्टिकल हमारा क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी राइट तो हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए वो वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है। देखिए फर्स्ट ऑफ मार्च से होना क्या है कि सभी को जो भी मतलब नीडी पर्सन है उसे हम क्या करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे। अब वैक्सीनेट करने के लिए हमने क्या किया कि 20,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमने खोलने का ऐलान किया हुआ है, और 10,000 मतलब एसोसिएशन के साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ हम क्या करेंगे कि कुछ केंद्र खोलेंगे जहां पर लोगों को वैक्सीनेटेड किया जाएगा। अब जो 60 प्लस हैं उन लोगों को तो वैक्सीनेट किया ही जाएगा, लेकिन 45 प्लस जिनको कोई क्रिटिकल इलनेस है या फिर किसी प्रकार की कोई बीमारी है, कह रहे उनको भी क्या किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा। ऑल राइट। लेकिन अब राइटर यहाँ पे तंज कसते हुए कहते हैं, कमेंट करते हुए कहते हैं कि देखिए अभी तक जो आपने ड्राइव चलाया है ना वैक्सीनेशन का, उसमें केवल आपने 35% लोगों को ही क्या किया है, वैक्सीनेट किया है। जो हेल्थ केयर वर्कर हैं कह रहे उसमें केवल 35% ही क्या हो पाए हैं, वैक्सीनेटेड है। जो आपका टारगेट था कह रहे आपने उसका केवल 35% अचीव किया। जब आप हेल्थ केयर वर्कर्स को जो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर थे, ठीक है, इवन जो डिफेंस फोर्सेज थी और इवन जो पुलिस फोर्सेज थी जो पूरे सिक्योरिटी वगैरह अरेंज करती थी, कह रहे कि आप उनको तो वैक्सीनेट कर ही नहीं पाए प्रॉपर तरीके से। अभी आप नया वाला फेज लाने की कोशिश कर रहे हो, और आपने अभी तक जो स्टेज 3 का जो ट्रायल का जो डेटा है कह रहे वो आपने रिवील नहीं किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिवील नहीं किया, तो लोगों का ट्रस्ट उस पर कैसे डेवलप हो सकता है, राइट। और अब कहते हैं कि देखिए अगर सेम वैक्सीन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जाएगा ही क्यों करवाने के लिए, ठीक है। इसीलिए आप क्या कर रहे हो कि आप डर क्रिएट कर रहे हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होगा कि आपको अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से आपने 35% लोगों को वैक्सीनेट किया था, उसी प्रकार अब जब ये 60 प्लस और ये 45 प्लस वाले जब आप वैक्सीन अवेलेबल करवाओगे तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बजाय वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बिकने लगेगा, ठीक है। तो आप उनको भी वैक्सीनेट नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर इसी इक्वलिटी की बात करते कहते हैं कि टोटली एक लॉ लाना चाहिए, कह रहे सबको बोलना चाहिए कि देखिए सब कुछ फ्री में ही मिलेगा, वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग कोई भी पैसा आपसे नहीं लेगा, फिर वो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो और फिर चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, राइट। तो ये वाला आर्टिकल हमारा क्या हो गया, डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा डिस्कस करने के लिए वो नेपाल के पॉलिटिकल क्राइसिस के रिगार्डिंग है।
देखिए नेपाल में हुआ क्या कि जैसे ही केपी ओली को लगता है कि अब वो पावर में नहीं रह सकते हैं, ठीक है, अब उनके पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व कर दिया और खुद उसके क्या बन गए, संरक्षक बन गए कि चलो अब मैं केयर टेकर हूँ इसका और ये सारी पावर मेरे पास है और मैं ही लोगों को क्या करूँगा, अपॉइंट करूँगा, जो जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। और इलेक्शन को क्या कर दिया कि 6 महीने के लिए और पोस्टपोन कर दिया कि चलो कुछ समय बाद इलेक्शन होगा। मतलब केपी ओली के पास नंबर्स नहीं थे, तो उस नंबर को वापस रीगेन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि चलो अब वापस हम क्या करवा देंगे, इलेक्शन करवा देंगे, ठीक। क्योंकि राइट नाउ जो केपी ओली हैं वो 2 पॉलिटिकल पार्टी के क्या मतलब कि उस कोलिशन से बने हुए हैं, ठीक है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज क्या हुई कि एक आई हैं, उसके बाद क्या होता है, ये रूल में आए हुए थे। राइट नाउ क्या हो रहा है कि उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, अभी मैं केयर टेकर हूं और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गया, वहां की कोर्ट में क्या हो गया कि केस चला गया कि भाई इन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है, खुद केयर टेकर बन के बैठे हुए हैं और अपने लोगों को स्पेशल पोजीशन पर बैठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मतलब वहाँ की जो कोर्ट है उन्होंने क्या किया, केपी ओली के अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया और बोला कि सब कुछ इस स्टेटस क्यों होना चाहिए जैसा कि दिसंबर 2020 में हुआ था, ठीक है। तो केपी ओली जितने लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया था, कोर्ट ने क्या किया कि उनको उनके पद से निकाल दिया। राइट नाउ फिर से वो वापस से उन्हें उसी पोजीशन पर लाना होगा जैसा कि कोलिशन के साथ पार्टी वहाँ गवर्नमेंट रन कर रही थी। उसके बाद उन्हें नंबर को प्रूव करना होगा, तब तो वो पावर में रहेंगे, अदरवाइज वो पावर में नहीं रहेंगे। हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन है आर्टिकल डिस्कस करने के लिए कि देखिए थर्सडे वाली डेट, मतलब ये कल वाली डेट में हुआ क्या कि जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, और सोशल अकाउंट्स हो गए जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, जहां पर आजकल हो क्या रहा है कि वेरियस जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दी जा रही हैं, वेब सीरीज़ हो गई, तो अब उनके कंटेंट को क्या सेंसर किया जाएगा, ठीक है। अब अगर आपका कोई सोशल अकाउंट है लाइक फेसबुक है और ट्विटर है और आप उस पर कौन सा कंटेंट पोस्ट करते हो, कह रहे हैं उस पर क्या होगा कि निगरानी रखी जाएगी, गवर्नमेंट क्या करेगा, निगरानी रखेगा। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि देखिए अगर आप कोई भी कंटेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हो या फिर पोस्ट करते हो, ठीक, अगर आप तो आपको अनुमति क्या लेनी होगी, उस पर क्या होगा कि एक सिंबल लगाना होगा जैसे कि U बाई ए का, फिर उसमें जैसा किसके लिए एलिजिबल है, अगर वो 7 साल या 7 साल के नीचे वालों के लिए एलिजिबल है तो आप उस पर लिखोगे 7+, ठीक। लेकिन अगर वो 13+ वालों के लिए एलिजिबल है तो UA, फिर 13+ का आपको क्या चाहिए होगा, सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर वो 16+ वालों के लिए है तो फिर आप उसमें 16+ का क्या करोगे, आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप सर्टिफिकेट भी लोगे और किसी भी प्रकार से तथ्यों को तोड़ोगे मड़ोड़ोगे नहीं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट डेटा है, आपने उसको तोड़ मरोड़ कर दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर दिया तो आपके अगेंस्ट में क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, 3 साल की जेल हो सकती है और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। और आप किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, और किसी भी प्रकार का मतलब कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट अगर आप अपलोड करते हो, ठीक है, किसी के पिक्चर्स के साथ छेड़खानी करते हो या फिर किसी भी प्रकार से किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, कहने का मीनिंग यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप क्या करते हो कि किसी का भी मेमो बना दिया, किसी के भी फोटो को एडिट कर दिया, किसी को भी मतलब कुछ भी शेयर कर दिया, ठीक है, किसी के ऊपर तंज कैसे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अभी ये वाला काम आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में है, ठीक है, बट स्टिल इस पूरे आर्टिकल में उसी बात को बताया जा रहा है। बोल क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि अब देखिए कि हर किसी को, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो ट्विटर हो, उनको अपने एक अधिकारी रखने होंगे जो 24/7 आवर क्या करेंगे कि सुनेंगे, किसकी बात सुनेंगे, गवर्नमेंट की बात सुनेंगे। और जो पर्सन अकाउंट यूज़र है, जैसे फेसबुक का अकाउंट यूज़र है, तो उसको क्या होगा कि उसके ग्रीवांसेस को वो करने के लिए, सुनने के लिए करना क्या होगा, अब इन प्लेटफॉर्म्स को एक मतलब टैब देना पड़ेगा कि अगर इनको कोई इशू होता है तो 36 आवर के अंदर क्या होगा, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। और या फिर उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि चलो 15 दिन के अंदर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो आपकी सुनी जाएगी। अभी तक क्या होता है कि आपका फेसबुक से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। फेसबुक पर अगर आपका कुछ भी गड़बड़ हो गया तो सिंपली आप उसके जो लिमिटेड टैब हैं, करें आप उन चीज़ों को आप रिटेन कर सकते हो,
अदरवाइज अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो फेसबुक को तो आप कुछ कह नहीं सक रहे थे। राइट नाउ क्या होगा कि अब वो ग्रीवांस रिड्रेसल का अलग से एक टैब होगा, उनका एक ऑफिसर होगा और गवर्नमेंट जब चाहेगी तब आप उनसे क्या कर सकती है कि एक्शन ले सकती है, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकती है। ठीक है, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। देखिए कि इंडियन बैंक एसोसिएशन ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। अब इंडियन बैंक एसोसिएशन है क्या कि कुछ बैंकों का एसोसिएशन है, वो बैंक आती हैं और अब आईबीए में उनके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, जो चीफ मतलब ऑफिसर्स होते हैं, वो इस इंडियन बैंक एसोसिएशन के मेंबर हैं। अब इंडियन बैंक एसोसिएशन करता क्या है, गाइडलाइन इशू करता है। किसके लिए गाइडलाइन इशू करता है, बैंकर्स के लिए। बैंकों को बताता है कि आपको कितना सीआरआर रखना है, कितना एसएलआर रखना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए मार्केट में। हालांकि रेगुलेट तो आरबीआई करता है, लेकिन जो एक होता है ना सजेशन होता है, ठीक है, कि कभी कभी होता है कि कोई आपको डांट करके भी बोलता है, कहता है आपको ये करना ही है, तो आप छिप छिप करके आप कुछ और भी कर लेते हो। ऑलराइट, लेकिन आप किसी का रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है, और कोई आपका अपना है, अगर आपको एडवाइस भी कर देता है तो आप उसकी बात सुन लेते हो। तो इस इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ यही है कि जो बैंक्स होती हैं वो आईबीए की गाइडलाइन को, आईबीए की एडवाइस को भी आरबीआई की गाइडलाइन से ज़्यादा तवज्जो देती हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्होंने ही इसे क्या किया है, फार्मूलेट किया हुआ है। अब एक प्रॉब्लम ये आ गई कि एक आरटीआई डाली गई, इंडियन बैंक एसोसिएशन से इंफॉर्मेशन मांगा गया। ठीक है, दिल्ली की सेक्रेटरी ने बोला क्या कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के रिगार्डिंग। ऑलराइट, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन ने आंसर क्या किया कि नहीं, मैं तो ना मैं कोई गवर्नमेंट एंटिटी हूँ और ना ही मैं कोई स्टेट हूँ ना जिसके अंडर पे आप क्या गवर्नमेंट या फिर ये आरटीआई एक्ट मेरे ऊपर लागू हो, ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो एक वॉलंटरी एसोसिएशन हूँ कि मतलब कि जो बैंक्स हैं करे वो वॉलंटरी हमारे इस पूरे एसोसिएशन का पार्ट बनती हैं और हमें कोई रेगुलेट नहीं कर सकता है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हैं। ऑलराइट, अब इस आर्टिकल में क्या बातें मेंशन की जाती हैं कि देखिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर जो इसके बोर्ड ऑफ इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन का जो कोर कमेटी है, कह रहे हैं उसके 50% मेंबर तो पब्लिक सेक्टर बैंक से आते हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक आईबीए का जो खर्चा पानी कैसे चलता है ना, अब कोई भी एसोसिएशन होगा, अब वो हवा पी कर तो रहेगा नहीं, उसको तो चाहिए पैसे, और पैसे आएंगे कहाँ से, उसके मेंबर्स से आएंगे। और मेंबर है कौन, पब्लिक सेक्टर बैंक के ही चीफ हैं। अब जब पब्लिक सेक्टर बैंक के लोग अगर पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक के पास पैसा कहाँ से आया, कह रहे वो पब्लिक का पैसा है। अब वो पब्लिक का पैसा मतलब कि बेसिकली वो पैसा आया कहाँ से, वो भी हमारे ही टैक्स के पैसे से आया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एंटिटी जो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत यहाँ पर फंक्शन कर रही है बट स्टिल वो कहती है कि मैं तो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आता ही नहीं है, कह रहे ये बात तो गलत है, कह रहे ऐसा तो करना नहीं चाहिए। इवन आरके जैन वर्सेस इंडियन बैंक एसोसिएशन का केस हुआ तो उस पर कमीशन ने बोला कि नहीं आप तो इस एंटिटी के अंतर्गत आते हो। तो उन्होंने क्या कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हो गया कि रिट फाइल कर दिया। ठीक है, और दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल करके बोलते क्या है, कहते हैं कि हम कोई स्टेट नहीं है और हमें कोई फंड नहीं करता है। ठीक है, तो मैं कमीशन की बात क्यों सुनूं, मेरा तो गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो एक एसोसिएशन हूं, तो मेरे ऊपर इस प्रकार से कैसे वो बोल सकते हैं कि नहीं भाई आप मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन दो या फिर वो वाली इन्फॉर्मेशन दो। राइट, और कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो भी इसी के फेवर में आ जाता है। इसी बात को लेकर के ये क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, कि इंडियन बैंक एसोसिएशन को क्या करना चाहिए, इस आरटीआई एक्ट के अंतर्गत लाना चाहिए। आज की तारीख पर जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।